प्यारे विद्यार्थियों, लेसन नंबर 5 में आज हम टॉपिक पढ़ते हैं सेल। मोस्टली हम यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल की बात करेंगे, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और सेल की यही परिभाषा है। यानी अगर हमें पूछा जाए कि सेल क्या है, तो हम इस टाइप से परिभाषा दे सकते हैं कि एक ऐसा स्रोत जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सेल कहलाती है। सेल के मोस्टली जो अवयव होते हैं, मुख्य एलिमेंट्स, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे और इनके बीच में संबंध भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल कैसी व्यवस्था होती है? सेल के अंदर एक रासायनिक घोल होता है, केमिकल सॉल्यूशन। उस केमिकल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। ये मान लो सेल है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य एक ऐसा रासायनिक घोल लिया जाता है जो धनायनों और ऋणायनों में विभाजित होता है। प्रारंभ में जब हमने विद्युत धारा का कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि सेल के अंदर जो धारा प्रवाह है वो किन के कारण होता है? धनायनों और ऋणायनों के कारण। और वो मिलते कहाँ से हैं? विद्युत अपघट्य से। यानी विद्युत अपघट्य ही आयनों में विभाजित होता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धात्विक छड़ें होती हैं। इन धात्विक छड़ों को हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे और इन इलेक्ट्रोडों को हम नाम देते हैं कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड। विद्युत रासायनिक सेल यानी जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं, इसमें कैथोड ऋण विभव पर और एनोड धन विभव पर होता है। ठीक है, तो ये तो सामान्य एक तरह से डिस्कशन सेल के बारे में। अगर हम अपने फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब की बात करें तो हम वहाँ पे दो टाइप के सेल देखेंगे। एक सेल तो होगा लेक्लांसी सेल और दूसरा होगा डैनियल सेल। लेक्लांसी सेल जो होता है ये बहुत नॉर्मल एक प्राथमिक सेल, जिसमें हम NH4Cl को रासायनिक घोल के रूप में काम में लेते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो NH4+ और Cl- दो आयनों में टूटता है। डैनियल सेल ये एक तरह से मानक सेल भी हैं, जिसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मानक सेल का मतलब ये होता है कि इसका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। लेक्लांसी सेल का चेंज होता रहता है। तो इसका जो है लगभग 1.08 या 1.1 वोल्ट के समथिंग रहता है विद्युत वाहक बल। मोस्टली जो एनोड है वो कार्बन रोड है और कैथोड जिंक रोड है। अब इसके अंदर हम जो है मेन टॉपिक ये देखते हैं कि विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध क्या होते हैं। बहुत शॉर्ट में हम जो हैं इजीली समझ पाएंगे इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत वाहक बल, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दो टाइप से इसको हम परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक तो ये कि कोई भी सेल है अगर खुले परिपथ में है तो उसके ऊपर एक डिजिट लिखी हुई भी मिलती है हमें, जैसे पेंसिल सेल है 1.5 लिखा हुआ मिलता है, 1.5 वोल्ट। इट मीन्स जब उसके सिरे खुले हैं तो उन खुले सिरों के बीच में जो वोल्टेज हैं वो 1.5 वोल्ट है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। तो बहुत ईजी जो है एक लाइन की परिभाषा है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं कि सेल के खुले परिपथ में दोनों सिरों के बीच विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। और या फिर हम जो है दूसरी परिभाषा ऐसे भी बना सकते हैं कि एकांक धनात्मक, क्योंकि
विभव की हम परिभाषा जो देते हैं वो एकांक धनावेश से देते हैं, विभव और विभवांतर की। तो अगर मैं यहाँ पे यूँ परिभाषा बनाता हूँ कि एकांक धनावेश को सेल के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक गति करवाने में किया गया कार्य, तो वो भी विद्युत वाहक बल ही कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल परिभाषा, इसी टाइप से याद रखेंगे। खुले परिपथ में सेल के सिरों के बीच विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं और ई से इसको डिनोट करेंगे। विद्युत वाहक बल का मान जो है वो एक तरह से इलेक्ट्रोडों और इलेक्ट्रोलाइट अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके अलावा इसका मान किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल लेक्लांस सेल हम ले रहे हैं, जिसके अंदर जो विद्युत अपघट्य हैं वो धनायन और ऋणायन में विभाजित हो, जैसे NH4+ और Cl-, तो विद्युत वाहक बल इस चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं कि NH4+ जो हैं वो तो जाएगा धन इलेक्ट्रोड की तरफ और Cl- जाएगा ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ। यानी धनायन धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, ऋणायन ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? विद्युत वाहक बल। ओके, तो सेल के भीतर धारा प्रवाह हम देख सकते हैं धनायन की गति की दिशा में या ऋणायन की विपरीत दिशा में। यानी धनायन जा रहा है धन इलेक्ट्रोड की तरफ, इसका मतलब ये हुआ कि सेल के भीतर धारा का प्रवाह ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। और अगर बाह्य परिपथ में देखेंगे तो धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उत्तरदायी है विद्युत वाहक बल। और इसीलिए जब प्रारंभिक खोज हुई थी तो उस टाइम इसका नाम जो है बल दे दिया गया था और उसी को हम आगे जो है ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ डिस्ट होता है और उसका भी मीनिंग यही है कि यहाँ धारा जो है अंदर वो ऋण से धन की तरफ प्रवाहित होती है। दूसरा हम देखें पहले देख लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कैसे करेंगे? इस वे में कि जब यहाँ धारा प्रवाह हो रही है किसके कारण? विद्युत अपघट्य के आयनों के द्वारा। तो विद्युत अपघट्य आयन जब गति कर रहे हैं तो गति करते हुए आपस में टकराएंगे और टकराने के कारण जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी उसको हम यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। क्या मीनिंग हुआ? कि विद्युत अपघट्य आयनों द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध एक आदर्श सेल के लिए 0 भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः कोई आदर्श नाम की चीज़ नहीं होती, तो इसलिए आंतरिक प्रतिरोध सभी सेलों के लिए होता है। ध्यान रहे, विद्युत वाहक बल सेल का एक मूलभूत गुण है। आंतरिक प्रतिरोध जो है ये आदर्श सेल में 0 हो सकता है, बाकी सामान्य सेल में इसका मान 0 नहीं होगा और ये निर्भर करता है CID/AT। एक फॉर्मूला रट लीजिए, कंसंट्रेशन, इम्प्योरिटी, डिस्टेंस, एरिया एंड टेम्परेचर। ओके, अपघट्य की सांद्रता जितना ज़्यादा सांद्र होगा आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। अशुद्धि मिलाएंगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी आयनों को टकराने में उतना ही ज़्यादा जगह मिलेगी। एरिया, इलेक्ट्रोड का कितना डूबा हुआ भाग है, डूबा हुआ भाग कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ताप के लिए जैसे थर्मल कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा सेल के लिए ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक होने का मतलब क्या है कि ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घटता है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध की एक तरह से निर्भरता हो गई। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट सेल का अवयव है वो है टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता को हम लिखेंगे V से। एक्चुअल में ये जो है विभवांतर है, ये विद्युत वाहक बल है। हालांकि दोनों चीज़ें विभवांतर ही हैं, लेकिन फर्क है कि ये
खुले परिपथ में है, ये बंद परिपथ में होगा। यानी जब सेल जो है धारा प्रवाहित करता है, डिस्चार्ज होता है, उस स्थिति में इसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो सेल के बंद परिपथ में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। ओके, अब इन तीनों के बीच में हम संबंध देखना चाहें, यानी ई, वी और आर के बीच कैसे देखेंगे। देखो, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ई, वी, आर के बीच संबंध। यहाँ हम एक सिंपल सा जो है परिपथ से समझें कि मान लो कि ये हमारे पास में एक परिपथ है जिसमें ये सेल लगा हुआ है ई विद्युत वाहक बल का, और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है जिसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सेल है, यानी इस स्मॉल आर को अलग से नहीं समझना है, बल्कि ये समझना है कि ये पूरा सेल है। और इस सेल को हमने बाह्य परिपथ में एक प्रतिरोध से जोड़ दिया, कैपिटल आर से। सेल इस कैपिटल आर प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करेगा आई। हम बहुत सिंपल वे में ये देख सकते हैं कि इस परिपथ में कुल बाधा, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल बाधा यहाँ पे हो गई आर प्लस स्मॉल आर। तो हम धारा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से V बाई आर होता है, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा E बाई कुल प्रतिरोध, यानी E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। मैं इसको गुणा कर लेता हूँ, तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर बराबर E। इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर हैं V हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इस प्रतिरोध पर जितना विभवांतर होगा उतना ही तो इस सेल पर विभवांतर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज के रूप में परिभाषित हो रहा है और वही आर के सिरों पर विभवांतर के रूप में, और इसी V को हम क्या लिखेंगे, आई आर। तो यहाँ जो आई आर है वो एक तरह से क्या है, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है और सेल के सिरों पर वही टर्मिनल वोल्टता है। क्लियर? तो इसको मैं लिखूंगा V, तो V प्लस आई आर बराबर E, या फिर V इक्वल टू E माइनस आई आर। बहुत सिंपल और बहुत इजी संबंध समझ में आ जाना चाहिए, V बराबर E माइनस आई आर। अब इसके अंदर मैं कुछ आपको कंडीशंस ऐसी बता रहा हूँ जिसके अंदर आप V और E में रिलेशन, हालांकि रिलेशन हमने निकाल लिया, लेकिन V का मान कब ज़्यादा या कम या इक्वल हो सकता है वो हम देख सकते हैं। ये जो स्थिति निकाली हमने, इस स्थिति के अनुसार तो V लेस देन E है, विद्युत वाहक बल से टर्मिनल वोल्टता कम है, क्योंकि कुछ विभवांतर जो हैं वो सेल ने अपने प्रतिरोध पर भी उत्पन्न कर दिया। तो इसका मतलब प्रतिरोध पर विभवांतर कम हो गया इस प्रतिरोध पर, तो इसलिए टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से कम प्राप्त होता है। कब? ये जब सेल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग। सेल डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, सेल धारा दे रहा है, तो सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से कम होती है। सेकंड, अगर यही सेल चार्ज होता, चार्ज होने में क्या होगा कि सेल खुद धारा लेगा, और सेल जब धारा लेगा तो यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस करेंगे, यानी V इक्वल टू चार्जिंग के टाइम क्या मिलेगा आपको, E प्लस आई आर ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इस केस में हम कह सकते हैं V ग्रेटर देन E, यानी V का मान E से ज़्यादा है। थर्ड केस, अगर मान लो यहाँ पे R का मान, कैपिटल R का मान इन्फिनिट हो, कैपिटल R इन्फिनिट हो, या फिर एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें। कई कंडीशंस बनती हैं,
हम V और E को इक्वल देखना चाहते हैं, तो या तो जैसे मैं स्मॉल r को 0 कर दूं या I को 0 कर दूं, और शायद I तभी 0 होगा जब r का मान इन्फिनिट होगा। तो तीन अलग अलग कंडीशंस बन सकती है, r इक्वल टू 0, कैपिटल R इक्वल टू इन्फिनिट, I इक्वल टू 0। तीनों स्थितियों का अपना रोल है, ध्यान रखें। ये आदर्श सेल के लिए है, आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये तो अपने आप में एक दूसरे की पूरक हो गई कि R का मान अनंत होने का मतलब क्या हुआ, परिपथ खुला है और खुले परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये स्थितियां ऐसी हैं जिसके अंदर आप V और E को बराबर देख सकते हो, ठीक है। यानी जो टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ से तीन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स बनते हैं कि V का मान E से कम हो सकता है, V का मान E से ज़्यादा हो सकता है जब सेल जो है वो चार्ज हो रहा हो, और V का मान E के बराबर भी हो सकता है जब आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, यानी सेल आदर्श हो, या फिर खुले परिपथ में हो। हालांकि खुले परिपथ में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है कि खुले परिपथ के अंदर टर्मिनल वोल्टता परिभाषित नहीं करते हम। टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा यही है कि सेल जो है जब बंद परिपथ में हो, जब धारा दे रहा हो, उस समय सेल के सिरों के बीच विभवांतर। लेकिन अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उस केस में वो टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल के रूप में ली जा सकती है। ओके, तो हमने सेल का हल्का फुल्का जो है डिस्कशन, जिसमें तीन इम्पोर्टेंट राशियां विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध, और उनके बीच में संबंध देखा। कुछ एक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और आप लोग भी अपनी बुक से करते रहिएगा। प्रॉब्लम आती है तो परामर्श के लिए पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।